हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेलिना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम गांधीयन एरा के बारे में हमने शुरू किया था और हम 1937 के इलेक्शंस तक जो है पहुँच चुके थे। और मैंने बताया था आपको कि 1937 के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है और 11 में से 8 प्रोविंस में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन दिसंबर 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है साइमल्टेनियसली रिज़ाइन कर देती है सभी 8 प्रोविंसेस से। रिज़ाइन क्यों करती है? रिज़ाइन करने का रीज़न ये होता है कि बिना इंडियन लीडर से कंसल्ट किए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि जो वॉर चल रही है उस वॉर में जो है भारतीय भी उस वॉर में शामिल हैं, जबकि उन्होंने किसी भी भारतीय से उसके बारे में बात नहीं की थी। ठीक है, तो उसी के साथ साथ होता ये है कि जो मुस्लिम लीग है वो 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस को सेलिब्रेट करती है, यानी मुक्ति दिवस के तौर पर जो है इस दिन को सेलिब्रेट करती है। तो इस तरह से जो है यहाँ तक हमने जान लिया था। अब हम आते हैं दिसंबर 1941 की तरफ। ठीक है, अब हम कहाँ से बात करेंगे? हम बात शुरू करते हैं दिसंबर 1941 की। होता क्या है दिसंबर 1941 में? जापान अटैक्ड यूएसए ऑन पर्ल हार्बर एंड नाउ ब्रिटिश आर इन फियर दैट जापान कैन अटैक इंडिया ऑल्सो। Therefore, they need help of Indians and for this they send Sir Stafford Cripps to India. क्या होता है कि जापान जो है वो यूएसए पर पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। तो ब्रिटिश जो होते हैं इस बात से डर जाते हैं, फियर में होते हैं और उन्हें लगता है कि जापान हो सकता है इंडिया पर भी अटैक कर दे। तो इसलिए उन्हें क्या है, भारतीयों की ज़रूरत होती है, भारतीयों की हेल्प चाहिए होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजते हैं बात करने के लिए। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आता है। स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इसको क्रिप्स मिशन नाम दिया जाता है। ठीक है, इन जनवरी 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है भारत आते हैं एंड गेव अ प्रपोजल टू आईएनसी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रपोजल देते हैं दैट if Indians help to Britain then India will get dominion status after the war। तो वो कहते हैं कि अगर जो भारतीय हैं वो ब्रिटेन को हेल्प करें तो क्या होगा कि फिर इस वॉर के बाद जो ब्रिटेन है वो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देगा। क्या दे देगा? डोमिनियन स्टेटस दे देगा। ठीक है, ये बात कहते हैं, लेकिन ये देगा कब? वॉर के बाद देगा। तो चलिए देखते हैं इस पर फिर क्या आईएनसी क्या रिएक्ट करती है। आईएनसी रिजेक्टेड एंड महात्मा गांधी कमेंटेड दैट क्रिप्स प्रपोजल इज अ पोस्ट डेटेड चेक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको रिजेक्ट कर देती है और महात्मा गांधी इस पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जो क्रिप्स का जो प्रपोजल है वो पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो डोमिनियन स्टेटस जो है वॉर ख़त्म होने के बाद देंगे। अब वॉर ख़त्म होने के बाद तो ये तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वो ऐड करते हैं इसमें एडेड ऑफ द क्रैशिंग बैंक, और ये भी चेक कैसा है? क्रैशिंग बैंक का चेक है। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। तो इस तरह जो है क्रिप्स मिशन को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फर्दर आईएनसी डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस राइट नाउ एंड पूर्ण स्वराज आफ्टर द वॉर एंड क्रिप्स रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। तो आईएनसी जो है वो कहती है कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो उनको अभी दिया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कहती है कि अभी हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए आफ्टर द वॉर, एंड क्रिप्स रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। लेकिन क्रिप्स जो है इस बात को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ना ही आपको अभी डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और ना ही आपको आज़ादी के बाद पूर्ण स्वराज मिलेगा। तो प्रपोजल जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? ऑन 15 जुलाई 1942 a special session of INC was called at Bombay and Quit India resolution was passed and INC gave the power to Mahatma Gandhi to start Quit India movement from all over India।
तो 15 जुलाई 1942 को एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें जो है ये बॉम्बे में होता है, और उस सेशन में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को जो है पास कर दिया जाता है। और आईएनसी जो है वो महात्मा गांधी को पावर देती है कि वो पूरे भारत में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू कर दे। ठीक है। अब on 8th of August 1942 addressed a huge rally at ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान में जो है 8 अगस्त को 1942 में एक बड़ी रैली को जो है एड्रेस किया जाता है। ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है इसको अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। क्या नाम है इसका? अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है इसको। महात्मा गांधी एडवाइज स्टूडेंट टू ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट ओनली इफ दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर करियर। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट को तभी ज्वाइन करिए जब आप अपना करियर जो है सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। अगर इतना मादा रखते हैं तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है। महात्मा गांधी एडवाइज आर्मी एंड पुलिस नोट टू ओपन फायर ऑन इंडियंस। महात्मा गांधी जो है आर्मी को और पुलिस को कहते हैं कि भारतीयों पे ओपन फायर जो है वो ना करें, ये एडवाइस देते हैं। महात्मा गांधी एडवाइज प्रिंसली स्टेट टू सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रिंसली स्टेट को भी कहते हैं कि वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करें। महात्मा गांधी एडवाइज पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट टू बी अगेंस्ट देयर किंग इफ दे आर प्रो ब्रिटिश। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे जो किंग हैं, प्रिंसली स्टेट के जो किंग हैं, वो अगर ब्रिटिश समर्थित हैं तो फिर आप अपने किंग के भी अगेंस्ट हो जाएं, उनके भी खिलाफ हो जाएं। ठीक है। महात्मा गांधी एडवाइज्ड कॉमन पर्सन टू कीप पीस। और आम जनता से वो कहते हैं कि आप जो है शांति बनाए रखें। ठीक है, टू कीप पीस। महात्मा गांधी गेव अ फेमस स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी देते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है ये, डू और डाई। ये इसी टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है गांधी देते हैं। 9th August 1942 all the top leaders including Mahatma Gandhi was arrested, and after this the common persons became the leaders of this movement। और क्या होता है 9 अगस्त 1942 को जितने भी टॉप लीडर्स होते हैं महात्मा गांधी सबको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो कॉमन पर्सन होते हैं वो लीडर्स बनते हैं इस आंदोलन के। अब मैं आपको बताती हूँ उनमें कौन कौन नाम शामिल थे। जैसे एक नाम है उषा मेहता का, ये लीड करती हैं बॉम्बे से, और ये एक रेडियो भी चलाती हैं, कांग्रेस रेडियो उसी टाइम पे, और सीक्रेटली इसको जो है अंडरग्राउंड इसको चलाती हैं, तो उसका भी जिक्र पता चलता है फर्स्ट टाइम रेडियो का। और जयप्रकाश नारायण जो है नेपाल से लीड करते हैं, और इनका आज़ाद दस्ता होता है ट्रेनिंग टू ब्रेक जेल्स। ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं जेल को कैसे ब्रेक किया जाए उसके लिए। ऑन 11th August 1942 British shot 7 students at Patna Secretariat when they were changing the flag, and as result Quit India movement became more strong। अब क्या होता है कि 11 अगस्त 1942 को जो ब्रिटिश हैं वो 7 स्टूडेंट्स को पटना सेक्रेटरिएट व्हेन दे वर, तो क्या होता है 7 स्टूडेंट्स को जो है उनको शूट कर दिया जाता है, उन पर गोली चला दी जाती है जब वो जो है झंडा जो है उसको बदल रहे थे। अब इन पे गोली चलाने से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लोगों में और भी ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है कि हमारे लोगों को मार दिया, इस तरह की कंडीशन बन जाती है। और जिस जगह पे ये गोली चलाई जाती है उसका नाम होता है पटना सेक्रेटरिएट। ठीक है। फिर 1942 में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो होती है उसका मूवमेंट होता है। इसमें जो है आज़ाद सिंह फौज होती है जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। किसने बनाई थी? आज़ाद सिंह फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेटअप बाय रास बिहारी बोस एट टोक्यो में जो है ये IIL को रास बिहारी बोस द्वारा सेटअप किया जाता है। इन 1943 मिलिट्री विंग ऑफ IIL वॉज स्टार्टेड बाय कैप्टन मोहन सिंह बाय द नेम INA एट सिंगापुर। INA के नाम से, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जो है इसको सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह के तहत जो है वो किया जाता है।
इसे शुरू किया जाता है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग होती है इसको मतलब बाद में जो है क्या कर दिया जाता है, इसको वो स्टार्टेड बाय कैप्टन मोहन सिंह बाय द नेम ऑफ आईएनए, आईएनए के नाम से इसको शुरू किया जाता है सिंगापुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्या होता है। तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें, है ना। तो फिर क्या होता है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हीज लॉन्ग वर्ल्ड टूर। अच्छा, ये जो लॉन्ग वर्ल्ड टूर से आने के बाद जो है आईएनए का ये शुरू किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस डिवाइडेड आईएनए इनटू डिफरेंट विंग्स लाइक नेहरू बटालियन। सुभाष चंद्र बोस जो है इसको आईएनए को कई बटालियंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नेहरू बटालियन, गांधी बटालियन, सुभाष बटालियन, भूला भाई बटालियन, पटेल बटालियन, लक्ष्मी बटालियन। ठीक है, इस तरीके से कई बटालियंस में इसको डिवाइड कर दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। In March 1944, Japan take over Andaman and Nicobar Island from British and handed over Andaman Nicobar Island to सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1944 में क्या होता है, जापान जो है अंडमान निकोबार उसके अंडर में आ जाता है और उसके बाद ब्रिटिशर्स से जो है वो उसको ले लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स से उनके हाथ में आ जाता है और उसके बाद वो अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे देते हैं। किसके हाथों में? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। सुभाष चंद्र बोस रीनेम अंडमान एज शहीद द्वीप। सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान का नाम रख देते हैं शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखते हैं स्वराज द्वीप। क्या? स्वराज द्वीप। इन अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू अटैक इंडिया थ्रू बर्मा। वो बर्मा के ज़रिए जो है वहाँ पर इंडिया में अटैक करने का फैसला करते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, बट इन जुलाई 1944 आईएनए वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश। लेकिन क्या होता है 1944 में आईएनए को जो है ब्रिटिश हरा देती है। आफ्टर दिस मैनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वर अरेस्टेड एंड ऑल ऑफ देम वर ट्रेल्ड। और क्या होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स को जो है वो क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ट्रायल हो जाता है उनका एट एन ओपन कोर्ट में उनका ट्रायल हो जाता है। बट द मोस्ट फेमस ट्रायल 3 ऑफिसर्स विच वॉज कॉल्ड रेड फोर्ट ट्रायल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस और प्रसिद्ध ट्रायल है वो है 3 ऑफिसर्स का जो ट्रायल है वो, जिसको रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। चलिए मैं बताती हूँ वो किन किन लोगों के बारे में है। तो लाल किले का मुकदमा इसको कहा जाता है ना, रेड फोर्ट ट्रायल। इसमें कैप्टन शाहनवाज खान हिंदू थे, कैप्टन प्रेम सहगल सिख थे, कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लन मुस्लिम थे। ठीक है, इन तीनों को बचाने के लिए 3 बड़े वकील भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली केस अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात जो है वो आ जाती है। होता क्या है, the result of the trial is that the 3 officers were given life imprisonment in Feb 1945। अब क्या होता है कि ये जो ट्रायल होता है इन 3 ऑफिसर्स का, उसमें जो है ये कह दिया, उसमें जो है इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी जाती है फरवरी 1945 में। ठीक है, इन 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो भी समाप्त हो जाता है 1945 में। अर्लियर गवर्नमेंट एट ब्रिटेन वॉज सस्पेंडेड और जो ब्रिटेन में जो पहली सरकार चल रही थी वो भी सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड और अब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनती है। क्लेमेंट एटली जो हैं वो अब बनते हैं। वॉज न्यू पीएम बनते हैं कौन? क्लेमेंट एटली। ठीक है, और ब्रिटेन एंड इन अप्रैल 1945 एटली डिक्लेयर्ड दैट इंडिया विल बी सून फ्रीड। और एटली जो हैं वो ये अनाउंस करते हैं अप्रैल 1945 में कि जल्द ही भारत को अब आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 3 शिमला में प्लान होते हैं। 1945 में वेवल प्लान होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान होता है, 1947 में माउंटबेटन प्लान या जिसे 3rd जन प्लान भी कहा जाता है वो भी होता है। ठीक है, 3 जनवरी प्लान। ठीक है, ये तीनों शिमला में होते हैं।
अब जो वेवल प्लान होता है वो क्या है, वेवल वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो वेवल का जो वेवल जो है वो वाइस रॉय था इंडिया का, उसके नाम पे वेवल प्लान है। इन जुलाई 1945 में वेवल कॉल्ड ऑल पार्टी मीटिंग एट शिमला एंड प्रपोज्ड अ प्लान। वेवल जो है सभी पार्टियों को बुलाते हैं शिमला में और एक प्लान जो है उसको प्रपोज करते हैं। कहते हैं डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट वाइसरॉय एंड आर्मी, सिवाय जो है वाइसरॉय और आर्मी पे उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा। आईएनसी एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल बट जिन्ना डिमांडेड दैट ऑल द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ असेंबलीज शुड कम फ्रॉम मुस्लिम लीग। लेकिन जो है जिन्ना इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो मुस्लिम लीग से लिया जाए, ये वो कहते हैं। बट आईएनसी रिजेक्टेड दिस डिमांड एंड वेवल कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। लेकिन आईएनसी जो है इस बात पे एग्री नहीं करती, तो दोनों में जो है सहमति नहीं होती, जिन्ना में और आईएनसी में सहमति नहीं होती, और इसलिए जो है वेवल प्लान को वो बंद कर देते हैं, मीटिंग को जो है रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खुशखबरी मैं दे दूं कि आज जो है हमारा ये लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में जो है हमारा संपूर्ण भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और आज इसी लेक्चर में जो है भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर से टॉपिक पे आते हैं। इन दिसंबर 1945 सर पाथिक लॉरेंस, सर एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स वर सेंट टू इंडिया विद अ न्यू प्लान। ये तीनों जो हैं लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, तीनों को भारत भेजा जाता है एक नए प्लान के साथ। दे रीच इंडिया इन फेब 1946, फरवरी 1946 में ये भारत आते हैं। इन जून 1946 दीज 3 persons प्रेजेंटेड कैबिनेट मिशन प्लान, और ये तीनों लोग जो हैं कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो प्रपोज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या था। इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इंडिया को जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जीए, जीबी, जीसी। जीए यानी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, जीबी यानी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट इंडिया, और जीसी मतलब मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ईस्ट इंडिया। दीज 3 ग्रुप्स विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ग्रुप जो है अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एंड देन दीज 3 ग्रुप्स साइड टुगेदर एंड विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और फिर ये तीनों जो ग्रुप हैं वो मिलके एक साथ जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये एक बात कही गई इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेटअप फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 1946। और कहा गया है कि नवंबर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सेट की जाएगी फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इन सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट फ्रेम्ड विद जवाहरलाल नेहरू एज पीएम। इंटरिम गवर्नमेंट की शुरुआत होती है और इसको जो है फ्रेम किया जाता है और इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया जाता है सितंबर 1946 में। ठीक है, अब होता क्या है, मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन नेहरूज कैबिनेट। नेहरू का जो कैबिनेट है उसको ज्वाइन करने के लिए मुस्लिम लीग जो है रिफ्यूज करती है। एंड दे डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। और इसको जो है डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे वो लेते हैं और डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे इसको मनाते हैं कि भाई हम जो है आपके साथ काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है मुस्लिम लीग की शुरू से ही जो है वो कांग्रेस के साथ जो है अनबन चलती रहती है। ठीक है, मुस्लिम लीग गेव अ स्लोगन, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ऑन 2 सितंबर 1946 नेहरू वॉज मेड पीएम बट मुस्लिम लीग डिडंट ज्वाइन दिस कैबिनेट। मैंने आपको बता दिया कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जो है पीएम बना दिए जाते हैं, बट जो है इसको मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती है। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट मुस्लिम लीग फाइनली ज्वाइन। लेकिन फिर दोबारा से जो है इनमें बातचीत होती है, ये सब होता है, उसके बाद जो है वो फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं। नेहरूज कैबिनेट एंड 5 मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग मेड मिनिस्टर्स। और 5 मुस्लिम लीग के मेंबर जो है इसमें मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं। इन विच फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज गिवन टू लियाकत अली खान। उनमें से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो 5 मेंबर बनाए जाते हैं, उनमें से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है लियाकत अली खान को। ये मुस्लिम लीग के थे लियाकत अली खान, जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑन 7 Feb 1947, 7 फरवरी 1947 को नेहरू रोट अ लेटर टू एटली, नेहरू जो है एटली को लेटर लिखते हैं, दैट आईएनसी कांट वर्क विद मुस्लिम लीग, के आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ काम नहीं कर सकती है। एटली रिप्लाइड ऑन 20 Feb 1947 दैट इंडिया विल बी फ्री बिफोर जून 1948, वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया को जो है आज़ाद करने वाले हैं जून 1948 से पहले, ये वो रिप्लाई करते हैं। अब देख लो भाई क्या करना है। ऑन 2 March 1947 माउंटबेटन केम टू इंडिया, 2 March 1947 को जो है माउंटबेटन इंडिया आते हैं, ठीक है। एज द लास्ट वॉइस रॉय फ्रॉम 12 March 1947 टू 2 June 1947, माउंटबेटन कंडक्टेड 125 मीटिंग्स विद इंडियन लीडर्स, तो ये जो है एक लास्ट वॉइस रॉय के तौर पर भारत में आते हैं और फिर ये जो है कई सारी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं 12 मार्च से लेकर 2 जून 1947 तक कई मीटिंग्स जो है माउंटबेटन कंडक्ट करते हैं। लगभग 125 मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। इंडियन लीडर्स के साथ जो है ये सारी मीटिंग्स वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ऑन 3 June 1947 माउंटबेटन प्रेजेंटेड द फेमस 3 जून प्लान, और फिर क्या होता है 3 जून को 1947 में माउंटबेटन जो है वो प्रेजेंट करते हैं एक फेमस प्लान जिसको कहा जाता है 3 जून प्लान। क्या कहा जाता है? 3 जून प्लान। पीछे शायद मुझसे कहीं गलती हुई है, मैंने शायद उसको 3 जैन कह दिया है, वो जून ही होगा, ठीक है, उसको आप चेक कर लेना एक बार। तो इसमें क्या बात की जाती है, कहा जाता है एमएलएज ऑफ पंजाब एंड बंगाल विल सिट सेपरेटली एंड इफ वन ग्रुप विल से यस टू पाकिस्तान पार्टीशन विल बी मेड। कहा जाता है कि एमएलए जो हैं पंजाब और बंगाल के वो अलग अलग जो है ग्रुप में बैठेंगे और एक भी ग्रुप ने अगर ये कह दिया कि पाकिस्तान बने तो फिर पाकिस्तान बनेगा, पार्टीशन होगा। एमएलएज ऑफ सिंध विल डिसाइड द फेट ऑफ सिंध, जो सिंध के एमएलए हैं वही सिंध का भविष्य तय करेंगे, ये बात इसमें कही जाती है। एंड प्लेबिसाइट विल टेक प्लेस इन असम, और असम में जो है जनमत संग्रह होगा। दिस प्लान ऑफ माउंटबेटन वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947, ये प्लान जो है माउंटबेटन का पास हो जाता है 18 जुलाई 1947 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ऑन 14 अगस्त एंड 15 अगस्त 1947 इन पाकिस्तान एंड इंडिया, और फिर 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया में भी पास हो जाता है, और इस तरह जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते हैं फाइनली। तो यहाँ पर जो है हमारा संपूर्ण भारत का इतिहास जो है कंप्लीट होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत सारी नई नॉलेज आपको मिली होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने जो है पूरी एक जर्नी देखी है कि हिंदुस्तान की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे प्राचीन भारत से शुरुआत होती है और किस तरीके से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, मिडिवल टाइम्स में आते हैं, फिर आधुनिक भारत में आते हैं, और आधुनिक भारत में कितना कुछ होता है और फिर किस तरह से जो है भारत की जर्नी जो है, भारत के लोगों की जर्नी जो है वो पूरी चलती है, और आखिरकार 1947 में जो है हमारा देश आज़ाद होता है। तो इतिहास जो है यहाँ पर ख़त्म तो नहीं होता, आज़ादी के बाद का इतिहास भी है जो है वो है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर यहीं तक जो है पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। तो इसी के साथ जो है मेरा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। मेरी आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये जो मेरे नोट्स हैं, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बहुत काम आएँ और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। फॉर ऑल द बेस्ट विशेज़, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सीरीज़ में जो है मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई तो चलती रहेगी, नए टॉपिक्स जो हैं वो होते रहेंगे, ठीक है। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और नई क्लासेस को भी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।